गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, किसी भी घर परिवार में हर एक सदस्य की एक अलग अहमियत होती है और ये बात घर के बाकी सदस्यों को समझनी चाहिए। तभी घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, निर्मला जी ने घर के आंगन में आकर देखा तो उनके घर का फर्श गरम तवे की तरह तप रहा था और बाहर बहुत तेज धूप थी। दोपहर के 3 बजे थे। निर्मला जी मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची मीरा इतनी तेज धूप में झुलस जाएगी। जब निर्मला जी ने अंदर आकर देखा तो उनकी बड़ी बहू वृंदा उनके पोते तरुण के साथ आराम कर रही थी। एसी चल रहा था और कमरे का तापमान सर्दी के मौसम जैसा था। साध संगत जी, निर्मला जी ने अपनी बड़ी बहू वृंदा को जगाते हुए कहा कि देखो तो, तुम कैसे आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मीरा के स्कूल से आने का समय हो गया है। जल्दी से उठो और मीरा के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाकर फ्रिज में रख दो और दोपहर का खाना भी गर्म कर दो। मीरा आती ही होगी। बेचारी मीरा सुबह 7 बजे घर से निकलती है और घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। साध संगत जी, मीरा निर्मला जी की छोटी बहू है जो कि स्कूल में अध्यापिका है। निर्मला जी अपनी छोटी बहू मीरा से बहुत लाड़ प्यार करती हैं और तरुण मीरा का ही बेटा है जिसे कि निर्मला जी की बड़ी बहू वृंदा ही संभालती है और वृंदा ही घर का सारा काम भी करती है। वृंदा एक गृहिणी है। जब निर्मला जी ने वृंदा को जगाया तो वृंदा जाग गई। निर्मला जी ने कहा कि घर में खाली पड़े पड़े तुझे बहुत नींद आती है। वृंदा ने कहा कि माँ जी, मैं तो तरुण को सुला रही थी। ना जाने कब मेरी भी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी कॉफ़ी बना देती हूँ और खाना भी गर्म कर देती हूँ। निर्मला जी ने बोला कि हाँ, ज़्यादा बहाने मत बना, जल्दी से ये काम निपटा। और फिर तबेले में गायें भी भूखी प्यासी खड़ी हैं, उनकी भी सूध ले लेना, नहीं तो गायें शाम को दूध नहीं देगी। तब तक मीरा भी स्कूल से आ गई। निर्मला जी ने खुद मीरा के लिए फ्रिज से कॉफ़ी ला कर दी और मीरा को खाना खाकर आराम करने को कहा। दूसरी तरफ वृंदा तबेले में गायों को चारा पानी डालने चली गई। वहाँ से गायों का काम निपटाकर और दूध निकालकर वृंदा घर आई तो शाम के खाने की तैयारी का समय हो गया था। दूध गर्म करके वृंदा सब्जियां आदि काटने लगी। तभी वहाँ पर मीरा आ गई। मीरा ने वृंदा से कहा कि लाओ दीदी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। वृंदा ने कहा कि नहीं, मैं काम कर लूँगी, तू तो तरुण के साथ जाकर खेल। छोटा सा बच्चा है बेचारा और उसे दिन भर अपनी माँ के दर्शन ही नहीं होते। खाना मैं बना लूँगी, तू जाकर अपने बेटे के साथ कुछ समय बिता। मीरा ने हंसते हुए कहा कि दीदी, मेरे बेटे तरुण को मेरी नहीं आपकी आदत है। सारा दिन तो वो आपके पास रहता है, फिर मेरी बातें वो कहाँ से समझेगा। मीरा ने जिद करते हुए कहा कि दीदी, खाना बाद में बनाएंगे, पहले आप मेरे कमरे में चलिए, मैं हम दोनों के लिए एक एक कप ताज़े दूध की गर्म चाय बना कर लाती हूँ। वृंदा और मीरा दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहती थी। मीरा के इस प्यार के आगे वृंदा अपनी सास निर्मला जी की सारी डांट फटकार भूल जाती थी। मीरा थी ही इतनी प्यारी। अभी 2 साल पहले ही मीरा घर में बहू बनकर आई थी। शादी के 1 साल के बाद बेटे को जन्म दिया और उसकी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी भी लग गई। तब से लेकर वृंदा ही अपनी देवरानी के बेटे तरुण को संभाल रही है। अब मीरा रसोई में चाय बना रही थी कि उसकी सास निर्मला जी आ गई।
और मीरा से कहने लगी कि अरे मीरा, तुम रसोई में काम क्यों कर रही हो? वृंदा कहाँ है? वो दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है। तुम दिन भर स्कूल में बच्चों के साथ सिर खपाती हो और वो सारा दिन घर में खाली पड़ी रहती है। उससे सुबह शाम का खाना भी नहीं बनता। साथ संगत जी, मीरा शादी के बाद इन 2 सालों में अपनी सास का रवैया पूरी तरह से समझ चुकी थी। मीरा ने कहा कि माँ जी, ये लीजिए, आप चाय पीजिए, आप गुस्सा क्यों करती हैं? तरुण बहुत रो रहा था, मुझसे चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ही वृंदा दीदी को उसे संभालने के लिए कहा था। अब अगले दिन मीरा ड्यूटी से वापस घर आई तो मीरा के हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। मीरा की सास निर्मला जी सो रही थी तो मीरा सीधे अपनी जेठानी वृंदा जी के कमरे में चली गई। उसने वृंदा को मिठाई खिलाई और कहा कि दीदी, आज से सभी अध्यापकों का वेतन बढ़ गया है और ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तभी मीरा ने अपने पर्स में से एक छोटी सी लाल रंग की डिब्बी निकाली। मीरा ने वो डिब्बी वृंदा को देते हुए कहा कि दीदी, इसमें आपके लिए एक सोने की अंगूठी है। वृंदा ने मीरा से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है कि अगर माँ जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम मेरे लिए ये अंगूठी क्यों लेकर आई हो? मीरा ने वृंदा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा कि वाह दीदी, ज़रूरत क्यों नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब तरुण का जन्म होने वाला था और मेरी नौकरी के लिए मेरा एग्ज़ाम आया था, तब मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करती थी और आप पूरे घर का काम अकेले ही किया करती थी। मेरे पैर सूज जाते थे तो आप तेल लगाकर मालिश करती थी ताकि मुझे आराम मिल सके, और ऐसा तो कोई माँ ही अपनी बेटी के लिए कर सकती है। सासू माँ कुछ भी कहें, मेरे दिल में आपकी जगह बहुत ऊंची है। आप हैं तभी मैं नौकरी कर पा रही हूँ। मेरा बेटा तरुण 6 महीने का था जब मैं उसे आपकी गोद में डालकर नौकरी करने चली गई थी। आपने तरुण को मुझसे ज़्यादा प्यार दिया है। ये छोटी सी सोने की अंगूठी तो आपके त्याग के आगे कुछ भी नहीं, और ना ही मैं आपके प्यार को इस अंगूठी से तोलना चाहती हूँ। ये तो बस एक छोटा सा उपहार है। अपनी छोटी देवरानी मीरा का अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह एक दूसरे के गले लगकर आंसू पोंछने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू वृंदा को हमेशा ही डांटती फटकारती रहती थी। वृंदा सारा दिन घर का काम करती, छोटे बच्चे तरुण को संभालती और गायों का काम भी करती, परंतु निर्मला जी को अपनी बड़ी बहू वृंदा कामचोर ही लगती थी। एक दिन की बात है कि वृंदा घर का काम निपटाकर अपने कमरे में टीवी देख रही थी और तरुण सो रहा था। वृंदा गैस पर दूध गर्म होने के लिए रख कर भूल गई और दूध निकलकर रसोई में फैल गया। वृंदा की सास निर्मला जी ने जब इस तरह से फैला हुआ दूध रसोई में देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और वृंदा पर चिल्लाई कि बहू, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? गैस पर रखा हुआ दूध निकलकर पूरी रसोई में फैल गया। कल भी तुमने तरुण को बेड से जानबूझकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ कि तुम छोटी बहू मीरा से जलती हो। तुम उसकी रीस मत करो, वो तो 50,000 रुपये महीना कमा कर लाती है और तुम दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम करती हो। अगर तुम तरुण को नहीं संभालना चाहती तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती? तुम अपनी देवरानी मीरा के सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों करती हो? अब अपनी सास निर्मला जी की ऐसी बातें सुनकर वृंदा को गुस्सा आ गया, क्योंकि आज पानी सर के ऊपर से गुजर गया। अब कोई इंसान कब तक सुनेगा? कहने सुनने की भी एक हद होती है। वृंदा ने कहा कि माँ जी, आप मुझ पर एक गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तरुण को मैंने अपने बच्चों से बढ़कर प्यार दिया है। नौकरी मैं भी कर सकती थी, और आप ये बात जानती हैं कि मैं भी मीरा से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। जब मैं शादी करके इस घर में आई तब आपने मुझ पर इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी। इसी कारण
मैं आगे पढ़ नहीं पाई और ना ही कोई टेस्ट क्लियर कर पाई। जब मीरा शादी करके घर में आई तब भी आपने कहा कि बड़ी बहू घर संभालेगी और छोटी बहू नौकरी कर लेगी। उस वक्त भी मैंने आपके फैसले का स्वागत किया। मेरी हैसियत तो इस घर में पायदान जितनी रह गई है, जो आता है पैर साफ करके चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं शिक्षित नहीं हूँ। अगर इस घर में मैं कुछ काम नहीं करती तो आज ही मैं ये घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती हूँ। साथ संगत जी, इतना कहते ही वृंदा ने अपना सामान निकाला और अपने मायके में चली गई। वृंदा की 2 बेटियां थीं और वो दोनों ही गुरुकुल में पढ़ती थी और हॉस्टल में ही रहती थी। मीरा जब ड्यूटी से वापस आई तो मीरा ने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। तरुण रो रहा था और मीरा की सास तरुण को चुप कराने की कोशिश में लगी हुई थी। कोल्ड कॉफ़ी तो दूर, आज तो घर में खाना भी नहीं बना था। मीरा समझ गई कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मीरा के मन में आया कि कहीं वृंदा दीदी की तबीयत खराब तो नहीं। बैग रखकर मीरा अपने कमरे में पहुंची तो निर्मला जी ने कहा कि मीरा, तुम आ गई, अब तुम तरुण को संभालो। मुझसे तो ये चुप ही नहीं हो रहा। मैं गायों के तबेले में जाकर आती हूँ। वैसे भी गायें सुबह से भूखी प्यासी खड़ी हैं, पता नहीं शाम को दूध भी देंगी या नहीं। तुम तरुण को सुलाकर अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना और मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। मीरा ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, वृंदा दीदी कहाँ है? तो निर्मला जी ने कहा कि अभी तो मैं जा रही हूँ गायों को संभालने, वापिस आकर बताऊंगी। निर्मला जी ने तबेले में गायों का काम किया, दूध निकाला, गोबर साफ किया। निर्मला जी बुरी तरह से थक गई। वो सुबह से तरुण को भी संभाल रही थी। चारपाई पर कमर लगाकर उन्होंने देखी भी नहीं थी। घर आकर सोफे पर निर्मला जी लेट गई और मीरा से चाय बनाने को कहा। मीरा चाय बनाकर ले आई। तब निर्मला जी ने बताया कि उसकी जेठानी वृंदा गुस्से में अपने मायके चली गई है। निर्मला जी ने मीरा को कहा कि वृंदा को भ्रम है कि उसके बिना घर का काम नहीं चलेगा। देखना मीरा, 4 दिन में ही वृंदा वापस आ जाएगी। मैं जानती हूँ कि उसके मायके में कितनी चलती है। 2 दिन में ही उसकी भाभियाँ उसे जली कटी सुनाने लगेंगी तो उसे यहाँ का ऐशो आराम याद आ जाएगा। मीरा ने दबे स्वर में कहा, परंतु मम्मी जी, जेठ जी को हम कैसे समझाएंगे? निर्मला जी ने कहा कि वो मेरा बेटा है, मेरा कहना नहीं टालेगा। मैं उसको कहूँगी कि वृंदा को लेने उसके मायके में मत जाए। जैसे वृंदा गुस्से में गई है वैसे ही वो खुद ही वापस आ जाएगी। अब सारा दिन घर का काम करके और तरुण को संभालते संभालते निर्मला जी थक गई थी और रात को तो सोते समय निर्मला जी की हड्डियों में बहुत दर्द था, क्योंकि सालों के बाद उन्होंने इतना काम किया था। निर्मला जी के मन में आया कि अगर वृंदा होती तो मेरे पैर दबा देती और उन्हें नींद आ जाती। अगले दिन मीरा सुबह जल्दी उठकर काम निपटाकर अपनी ड्यूटी चली गई। अब निर्मला जी को रह रहकर अपनी बड़ी बहू वृंदा की याद सताने लगी। उनका एक पाँव घर में तो एक पाँव गायों के तबेले में। तो कभी वो तरुण को संभालती तो कभी वो घर के काम करती। निर्मला जी को लगा कि कोई भी काम खत्म नहीं हो रहा। दोपहर होते होते निर्मला जी का बूढ़ा शरीर जवाब दे गया। निर्मला जी को आराम ना मिलने की वजह से बुखार हो गया। गर्मी का मौसम था। उचित देखभाल ना होने के कारण मीरा का बेटा भी तरुण बीमार हो गया। अब तो काम और भी बिगड़ गया। मीरा अपनी ड्यूटी से वापस आई तो सास और बेटे की बुरी हालत थी। मीरा ने सोचा कि वो अपनी सास को संभाल ले या अपने बेटे तरुण को। ड्यूटी करके आई थी तो वो भी थक गई थी। जैसे तैसे मीरा ने घर को संभाला और अगले दिन स्कूल से छुट्टी ली। लेकिन तरुण की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। शाम को वृंदा ने मीरा के पास फ़ोन किया। वृंदा ने कहा कि मीरा मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे तरुण की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि तेरे जेठ जी बता रहे थे कि तरुण की तबीयत खराब हो गई है। मेरी बहन, अगर तू कहे तो मैं कल ही वापस आ जाती हूँ। तरुण की ऐसी हालत
मैं नहीं देख सकती। लेकिन मीरा ने वृंदा से कहा कि नहीं दीदी, आप कल अपने मायके से वापस नहीं आएंगी। अभी तो माँ जी को आपकी अहमियत समझ में आ गई है, बस उनकी ज़ुबान पर आना बाकी है। अब माँ जी खुद ही आपको यहाँ पर बुलाएंगी। अगर आप खुद से यहाँ आ जाएंगी तो एक बार फिर से आप अपनी अहमियत खो देंगी। आपने ये कदम उठाया है तो माँ जी को भी आपकी अहमियत का एहसास होने दी। अगले दिन सुबह मीरा जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मीरा की सास निर्मला जी अपने बड़े बेटे को समझा रही थी कि बेटा, वृंदा के बिना ये घर घर नहीं लगता, तू अभी जाकर वृंदा को ले आ। मीरा के जेठ जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, वृंदा ज़िद्दी है, वो मेरे कहने से नहीं आएगी। तब निर्मला जी ने कहा तू फिक्र मत कर, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। वृंदा मेरी बहू है, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। मैं ही वृंदा की अहमियत नहीं समझ पाई। वास्तव में बहू अगर पैसा ना कमाए तो काम चल जाता है, परंतु घर तो गृहिणी से ही बनता है। मीरा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सुन रही थी और खुश थी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साखी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार।